भारतीय उर्वरक क्षेत्र वैश्विक बाजार को आकार देने में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय उर्वरक क्षेत्र वैश्विक बाजार को आकार देने में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। नई दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ के 59वें वार्षिक सेमिनार 2023 का उद्घाटन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, 3 मिलियन टन से अधिक यूरिया क्षमता को किया गया है पुनर्जीवित। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व सूरीनाम के विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अल्बर्ट आर रामदीन के बीच बैठक। तोमर ने कहा, भारत सूरीनाम दुनिया में मिलेट को लोकप्रिय बनाने के लिए मिलकर कर सकते हैं काम। तूफान मीचोंग से प्रभावित राज्यों में हाल बेहाल। लगातार बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गुंटूर में बाढ़ के पानी से मिर्च की खेती को भारी नुकसान। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी चक्रवात मीचोंग से भारी तबाही। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लोगों की चिंता का विषय। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को धुंध के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सब मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय उर्वरक क्षेत्र वैश्विक बाजार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ के 59वें वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन भाषण के दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सेमिनार 2023 के उद्घाटन भाषण के दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत भारतीय उर्वरक क्षेत्र ने हमारे 14 करोड़ कृषक परिवारों को समय पर उर्वरक प्रदान करके कृषि संबंधी सेवाएं प्रदान करके और एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सहायता प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपनी सहायता बढ़ा रही है, उनके कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और इस तरह देश के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की ऊंची कीमतों की प्रभाव को हावी नहीं होने दिया। स्थिर अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर खपत में गिरावट की तुलना में इन वर्षों के दौरान उर्वरक की खपत स्थिर रही है और रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ है। और केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में कहा कि 3 मिलियन टन से अधिक यूरिया क्षमता को पुनर्जीवित किया गया है और अगले कुछ वर्षों में अतिरिक्त क्षमता के चालू होने की आशा है। उन्होंने कहा कि सरकार फॉस्फेटिक और पोटैशिक क्षेत्रों में कच्चे माल की सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है और भारतीय कंपनियों को विदेशी उद्यमों, दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और खनन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व सूरीनाम के विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अल्बर्ट आर रामदीन के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि भारत ड्रोन और एग्रीस्टेक जैसी कृषि प्रौद्योगिकी के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हमें सूरीनाम के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी। तोमर ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल जैसे प्रयास खाद्य सुरक्षा, भूख और कुपोषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तोमर ने सूरीनाम को महर्षि का हिस्सा बनाने हेतु आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत सूरीनाम दुनिया में मिलेट को लोकप्रिय बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। रामदीन ने कहा कि ये बैठक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि खादी कारीगरों की आय में सुधार
करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए खादी विकास योजना के अंतर्गत खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, सूती, ऊनी, पॉलीवुल के खाद्य संस्थान के मामले में खादी कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में संशोधित विपणन विकास सहायता को 35% तथा रेशम के लिए खादी संस्थान को प्रोत्साहन के रूप में खादी कारीगरों को MMDA का 30% भाग प्रदान करता है। नारायण राणे ने कहा कि इसके अलावा खादी महोत्सव के रूप में 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक खादी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिससे खादी को अपनाने के लिए अधिक जागरूकता पैदा की गई और इससे खादी उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। नारायण राणे ने यह भी कहा कि खादी महोत्सव के दौरान 19.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इसके अलावा कारीगरों की कताई मजदूरी भी बढ़ाई गई है तथा सूती खादी, ऊनी खादी और पॉलीवुल के लिए बुनाई मजदूरी में 10% तक की वृद्धि की गई है। और अब बात करते हैं चक्रवात की। तूफान मीचोंग से प्रभावित राज्यों में मौसम का हाल बेहाल हो रहा है। लगातार बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुंटूर में बाढ़ के पानी से मिर्च की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में जलभराव से फसल खराब हो रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी चक्रवात मीचोंग से भारी तबाही मची है। जल भराव की वजह से चेन्नई और चेंगलपट्टू के 6 ब्लॉकों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। वहीं कांचीपुरम जिले के 2 ब्लॉकों में भी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। दक्षिणी रेलवे ने 15 ट्रेन सेवाएं रद्द की हैं, लेकिन मेट्रो रेल और उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं अधिकांश स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। चक्रवात से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। और रुख करते राजधानी का। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को धुंध के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये से काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे हम अगर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे सीधा गले में लगता है पोल्यूशन एंड मतलब को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। विंटर भी है एंड विंटर में पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जब हमारे लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम कम ट्रेनिंग करने की सोचते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा गला चोक ना हो। एंड कभी कभार बीच में कुछ 2 मिनट के ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम लोग सेफ रहे। गाड़ियों की वजह से थोड़ा प्रदूषण है, जैसे गाड़ियों का जैसे जाम है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण है सर। निकलना चाहिए, जगह जगह जाम है। पाड़गंज देख लो, इधर देख लो, लाल किला देख लो, बहुत जाम मिलता है सर। बहुत गाड़ियों का है प्रदूषण। दिक्कत मतलब सांस फूलती है, दिखता नहीं ज़्यादातर इसलिए, और चेहरे में लगता है दर्द होने लग जाता है सर वगैरह में, उसकी वजह से। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए फसल अवशेष प्रबंधन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। केंद्र के इस कार्यक्रम में CII भी अहम भूमिका निभा रहा है। बिरला सॉफ्ट, गुडियर, फिडेलिटी, अपावर एनर्जी, IOCL, कमिंस, PTC इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC बैंक और SBI कार्ड सहित प्रमुख कॉरपोरेट समर्थकों के सहयोग से इस कार्यक्रम के तहत 4.97 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र और 88,000 किसानों को कवर किया गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2018 में पंजाब के 19 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हुए CII फाउंडेशन ने फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना में 2023 तक पंजाब और हरियाणा के उन 12 जिलों में 432 गांवों को कवर किया जहां पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई थी। इस कार्यक्रम में गांव में मशीनरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामुदायिक उपकरण बैंकों का निर्माण, मशीनरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में फाउंडेशन और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। टूल बैंक में कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं? इसमें हैप्पी सीडर है, जीरो ड्रिल है, MB प्लाव है, सुपर सीडर है, मल्चर है, रूटावेटर है और DSR मशीन है। जैसे पानी की बचत की तरफ भी हमने ध्यान दिया। जैसे हम DSR से अगर बिजाई करते हैं तो उसमें पानी बहुत कम लगता है। अगर हम DSR से मैनुअल बिजाई करवाते हैं जैसे पैडी की, और तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो इससे हमारा खर्चा ही बचता है और पानी बचता है, और तो हमारे पास DSR भी है उस चीज़ के लिए। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता, समुदाय की भागीदारी और पराली के समाधान के मुद्दे पर काम करने के लिए गाँव को समूहों में एक साथ लाना, गांव के युवाओं को स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करना जो अन्य किसानों को प्रशिक्षित और प्रेरित करें,
इसके साथ ही तकनीकी समाधानों के माध्यम से कृषि अभ्यास का परिवर्तन भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाचा आप बताइए, ये जो सिस्टम है पराली मैनेजमेंट का, ये कब से आपने अडॉप्ट किया, कब से शुरू किया? पहले तो ऐसे जलानी पड़ जाती है, फिर हम खुद भी परेशान होने लग गए क्योंकि शाम को जो खेत पर जुताई करते थे आँखें में धुआं जलन हो जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। फिर ऐसे यहाँ एडी फॉसन आया यहाँ, इसके साथ हम जुड़े। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बताया, औजार दिए उन्होंने। हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे, आज तो बहुत ज़्यादा साधन आ रहे हैं क्योंकि मशीनरी आ गई सारी हैप्पी सीडर है, रूटावेटर है, ड्रिल मशीन है, इनसे है ना मल्चर है, इनसे हम आराम से बुआई भी कर देते हैं और पराली भी ज़मीन में मिल जाती है, खाद की बचत हो जाती है उसमें। खेतों से बायोमास का संग्रह और औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति, भूसे का मूल्य, पुआल की इन सीटू रिसाइकलिंग जैसी गतिविधियां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय के भी नए साधन खोल रही हैं। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए 5 साल पहले क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नाम पे एक स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या है कि किसानों को कृषि मशीनरी जो है सब्सिडी के अंदर दिया जा रहा है। तो जो निजी किसान है उनको लगभग 50% सब्सिडी दिया जा रहा है और एक कस्टम वायरिंग सेंटर के नाम पे स्थापित करने के लिए लगभग 80% की सब्सिडी दिया गया। आज तक लगभग 3,300 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं और पिछले 5 साल में अगर हम बात करते हैं, शुरुआती दौर के अंदर इस स्कीम के अंदर पराली को मिट्टी के अंदर मिलाने के लिए हम बात करते थे, जैसे रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ की बात करें और हैप्पी सीडर की बात करें, सुपर सीडर की बात करें, इस टाइप की बात करते थे। और अब पिछले 2 साल से अब हम एक्सी2 मैनेजमेंट के भी एक विकल्प दे रहे हैं, ताकि अगर किसान कोई चाहे तो अपने पराली को बाहर निकाल के गांठे बना के ताकि उसका एक इनकम का साधन भी बन सके। सीआईआई के इन प्रयासों से हरियाणा और पंजाब के 432 गांव में पराली जलाने की समस्या पर 86% तक नियंत्रण पाया जा चुका है और साथ ही हरियाणा के 23,670 और पंजाब के 64,379 किसानों को चौतरफा लाभ भी हुआ है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस दौरान लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी भी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्र के शिल्पग्राम परिसर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा विकसित भारत के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संबोधन भी लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश किया कि देश की इकोनॉमी बढ़े जाए और इकोनॉमी आज उनका लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या भारत की जो हो और तीसरे नंबर पर विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा जो भारत है वो विकसित भारत जो बने जाए। इसी श्रृंखला में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी निरंतर ये काम कर रहे हैं। आगरा के अंदर शिल्पग्राम में भी ये कैंप जो लगा है, बहुत सारे यहाँ पर ये लोग लाभार्थी आ रहे हैं और उनके जो है ये लाभार्थी के कार्ड भी बन रहे हैं। वहीं विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी खाना बनाने में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। सिलेंडर फ्री मिला उज्ज्वला,
तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। अच्छे से खाना पीना अच्छे से बनाते हैं, खाते हैं, नाकों से आंसू आते हैं, अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की तरफ से मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसमें भविष्य में कभी कोई बीमारी होती है अगर, तो उसका इलाज किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, खुद अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,805 रुपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 215 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,590 रुपए पर आ गया। राजस्थान के लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,900 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 95 रुपए गिरकर 5,805 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में मूंगफली के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,600 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 5,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली के उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली की खेती गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें, एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 60,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 2,55,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,000 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के सावरकुंडला मंडी में 5 दिसंबर को चने का भाव था 5,500 रुपए। 6 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,450 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 5,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 5 दिसंबर को चने का भाव रहा 6,650 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,630 रुपए पर हुए। राज्य की ही बदायूं मंडी में 5 दिसंबर को चने का भाव था 6,160 रुपए। 6 दिसंबर को इसके सौदे में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 6,165 रुपए पर आ गया।
उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव बात करें तो यहाँ बुधवार को सुल्तानपुर मंडी में चने का भाव रहा 6,480 रुपए, जबकि राज्य की ही पूरनपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,150 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275 लाख 4,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें, साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जौ की बुआई करें, साथ ही यहाँ के किसान आलू की रोपाई का काम कर लें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की नर्सरी से खरपतवार हटा दें और हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। साथ ही प्याज की नर्सरी में कीट और रोग की लगातार निगरानी करते रहें। यहाँ के किसान बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित तना और फल को इकट्ठा कर उसे नष्ट कर दें। उत्तर प्रदेश में अभी के समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की परिपक्व पौध की रोपाई की जा सकती है। यहाँ के किसान सरसों की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही मटर की फसल में भी खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई गुड़ाई करना बेहतर होगा। चना और मसूर की फसल में फूल आने से पहले हल्की सिंचाई कर लें। वहीं बात बिहार की करें तो चना, मसूर, मटर और राजमा जैसी दलहनी फसलों की बुआई का काम पूरा कर लें। बिहार के किसान समय से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। सरसों में पौध से पौध की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फसल की लगातार निगरानी करते रहें। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोनों सदनों के भाजपा सांसद भी शामिल हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि 3 राज्यों के साथ तेलंगाना में भी भाजपा मजबूत हुई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी सत्ता चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में लक्ष्मीपाल सिंघानिया IIM लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के युवा आज विश्व की कई विख्यात कंपनियों के उच्च पद पर तैनात हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली NCP के नागपुर में राज्य विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर दावा ठोका है। शरद पवार खेमे के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि विधान भवन का कार्यालय शरद पवार गुट का है, अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट का नहीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा पुलिस ने एक मामले में बांदीपुरा में 14 मरला आवासीय भूमि कुर्क की है। भूमि की पहचान आतंकवाद से प्राप्त होने वाले आय के रूप में की गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से देश की सबसे ताकतवर महिला बनी है। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार अपनी जगह बनाई है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुणे के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान जनरल मनोज पांडे ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे तकनीकी रूप से अधिक कुशल सैनिक सामने आएंगे। असम की राजधानी गुवाहाटी में गुरुवार की सुबह 5:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इन झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष इकाइयों में शामिल यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा डांस को सांस्कृतिक धरोहर माना है। यूनेस्को ने गरबा डांस को दुनिया भर में गौरवशाली उपलब्धि मानी जाने वाली सूची में शामिल किया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।